जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड नंबर, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु सफलता नहीं मिली। अब इसमें देखिए, अब ये कौन सा वाक्य है? उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये कौन सा वाक्य है, इसको बताना है। ये कौन सा वाक्य हो गया? इसमें कल हम आप लोग को बताए थे, जब हम संयुक्त वाक्य पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे लेकिन, किंतु, परंतु, पर और तथा, इसलिए, एवं, या, बल्कि, अन्यथा आदि शब्द देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए किंतु लगा हुआ है, तो जहां पे ये दिखाई पड़े समझ जाइए ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे? तो संयुक्त वाक्य में क्या रहता है? लेकिन, किंतु, परंतु, पर और तथा, इसलिए, एवं, या, बल्कि, अन्यथा, ये सभी शब्द जो है संयुक्त वाक्य में आते हैं। यहाँ पे किंतु लगा हुआ था इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है। उसके बाद यदि सही दिशा में परिश्रम यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ये कौन सा वाक्य है? तो देखिए यहाँ पे अभी तुरंत हम लिखवाए हैं। यहाँ पे देखिए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे अभी हम लिखवाए हैं आप लोग को जैसा ये यहाँ पे नहीं लिखवाए क्या? ये आपका मिश्रित वाक्य आ जाता है। तो मिश्रित वाक्य में छूट गया कुछ, क्या देखते हैं, जो यहाँ पे तो, ठीक है, कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे जो है मिली जुली है, ये वाक्य जो है मिली जुली वाक्य है। ठीक है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये मेरा कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या रहता है? ये सभी चीज रहता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या रहता है कि एक प्रधान उपवाक और अनमिश्रित आश्रित रहता है। यानी यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो, या फिर देखिए, तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे तो अवश्य सफल हो जाओगे बोला जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है कि अगर तुम सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल होगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगे। ठीक है, ये बताया जा रहा है। ये वाक्य जो है मिला जुला वाक्य, इसलिए क्या हो गया? आपका मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है।
दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे कौन सा शब्द आपको दो शब्दों से मिलकर बना हुआ नजर आ रहा है? तो कौन सा नजर आ रहा है? विद्यालय। तो विद्यालय मेरा क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। विद्यालय मेरा क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है नयन, ऑप्शन नंबर बी है मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी है शकुन, और ऑप्शन नंबर डी है पूंजी। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द किसे बोलते हैं? तद्भव पढ़ाए हैं नाम? बोलिए, तद्भव शब्द क्या होता है? नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग, इसका मतलब पढ़ते नहीं हैं आप लोग। तद्भव शब्द जो है, तद्भव का अर्थ होता है, यानी कि संस्कृत शब्दों से, इसका क्या होता है? संस्कृत शब्दों से विकृत, संस्कृत शब्दों से विकृत का क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो निकलते तो संस्कृत से ही है, ठीक है, यानी कि इस संस्कृत से ही ऐसे शब्द को निकाला जाता है। यहाँ पे कौन सा शब्द है जो संस्कृत से निकला हुआ है? तो नयन तो संस्कृत से नहीं निकला हुआ है, मूर्ख भी आपका संस्कृत से नहीं निकला हुआ है, शकुन भी नहीं। क्या निकला हुआ है? पूंजी। ठीक है, तो पूंजी मेरा क्या हो गया? तद्भव शब्द है। पूंजी मेरा क्या है? तद्भव शब्द है। ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, उसके बाद क्वेश्चन है वाष्प क्या है? वाष्प क्या है? तो वाष्प क्या है? ऑप्शन नंबर एक तद्भव, ऑप्शन नंबर बी देशज, ऑप्शन नंबर सी विदेशज, और ऑप्शन नंबर डी तत्सम। तो देखिए, तद्भव शब्द वैसे शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत से बने हो, तो वो तद्भव होता है। तो वाष्प संस्कृत शब्द नहीं है, तद्भव तो होगा नहीं। देशज शब्द वैसे शब्द होते हैं जो देश में जन्मा हो, देश में जन्मा हुआ शब्द को क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। तो देशज तो ये है नहीं, क्योंकि ये तो वाष्प तो आप सर्च कीजिएगा गूगल पे भी आराम से मिल जाएगा कहीं। तो देशज नहीं है, तद्भव नहीं है। देशज नहीं है, तद्भव भी नहीं है। तो विदेशज शब्द यानी कि विदेश से बना हुआ शब्द, तो ये वाष्प जो है विदेश से नहीं आया है। वाष्प शब्द जो है विदेश का शब्द नहीं है। तो ये है क्या? तो ये है मेरा तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होता है? आप लोग को लिखवाए हैं हम कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाता है। यानी कि अगर इसका जो हम संस्कृत में लिखेंगे वही हम हिंदी में लिखेंगे, तो वैसे शब्द जो है तत्सम शब्द होता है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं,
तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे, जैसे कि अग्नि, अग्नि को जिस तरह हिंदी में लिखते हैं उसी तरह संस्कृत में लिखते हैं, ठीक है। वायु, वायु को जिस तरह संस्कृत में लिखेंगे वैसे हम हिंदी में लिखेंगे। माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द तत्सम शब्द है, क्योंकि इसको जिस तरह से हम संस्कृत में लिखते हैं सेम उसी तरह से हिंदी में भी लिखा जाता है। यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में लाते हैं, तो वैसे शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से उसके विचार से उसके नहीं आते, अपने अपने समान अर्थ को, समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा, किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं। तो देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द जो होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये हम लोग को लिखवाए हम, योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि मान इसका पहले आंसर ये इसका क्या हो जाएगा, योग रूढ़, क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। देखिए योग रूढ़ शब्द, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं लंबोदर, तो लंबोदर कहने से, लंबोदर दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा हो जिसका उदर, तो ये यौगिक तो हुआ, यौगिक तो हुआ ये, क्योंकि तो यौगिक शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। हम तुरंत यहाँ पे बताएंगे, यौगिक शब्द वैसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और यौगिक तो है क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर अर्थ के विचार से इसका जो अर्थ जो होगा, जैसे यहाँ पे विद्यालय लिखे थे, विद्यालय का विद्यालय ही अर्थ होगा, अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये क्या होता है, कुछ यौगिक शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ जो है वो बदल जाता है, ठीक है। यानी कि अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर, जो समान अर्थ है इसका, इसको छोड़ देगा और किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर कहने से क्या हो जाएगा, गणेश का बोध हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल अर्थ ही बदल दिया, लंबोदर कहने से गणेश का बोध हुआ, तो लंबोदर मेरा यौगिक शब्द तो है, लेकिन जब इसका अर्थ हम किए तो अर्थ कुछ दूसरे निकल गया, लंबोदर का अर्थ गणेश निकल गया, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ के आधार पे ये क्या हो जाता है, अपनी समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में बदल जाता है। यानी कि समान अर्थ को छोड़ दिया, ये लंबोदर छोड़ दिया, अर्थ किसमें गया फिर ये, गणेश में। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर कहेंगे तो विष्णु का बोध हो जाएगा, तो पीताम्बर भी मेरा क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे कि दशानन, दशानन भी मेरा क्या हो जाएगा,
योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। नीलकंठ, नीलकंठ भी क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। दशरथ योग रूढ़ होगा, हनुमान योग रूढ़ होगा। ठीक है, यानी कि आपके बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया तो मिटा दें। केटीएम 2 याद रहेगा, उच्चारण स्थान बन जाएगा। अब चौ का उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पे, चौ, चौ वर्ग केटीएम, KTM2, के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एन फॉर मुर्दा, डी फॉर दान, ओ फॉर उठ। क वर्ग किससे, क से, कंठ से। च वर्ग तालु से। ट वर्ग मुर्दा से। क वर्ग दंत से। प वर्ग ओष्ठ से। ये हम लिखवाए थे आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे च है, च वर्ग किससे हो जाएगा, तालु से। कितना आसान है, देखिए जो बोलेगा सब बन जाएगा उसमें। तो का बोलेगा मुर्दा हो जाएगा, ठ का बोलेगा दंत हो जाएगा। लेकिन ये व्यंजन के लिए बताए हैं हम, स्वर भी बताए थे आप लोग को, इसी पे आधारित बताए थे, बड़ा सा चार्ट बनाए थे, स्वर का भी बताए थे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है जी, जिसका उच्चारण में हवा मुंह से ना निकलता हो, यानी कि अंदर ही हवा रह जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, बताए थे आप लोग को हम, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, यो, रो, लो, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये याद रखना पड़ेगा। इसमें से कोई एगो आएगा, इसमें से कोई एगो आएगा, अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से कोई एगो आएगा, ये चारों में एगो आएगा, एगो को टिक लगाना। तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, योर और लो, वो, योर और लो, वो, ये हम आप लोग को बताए थे। एक मात्रिक स्वर, यानी कि एक मात्रा का उच्चारण होने वाले शब्द को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। एक, यानी कि एक मात्रा का उच्चारण जो होगा ये किसमें होगा, हर्ष स्वर में। हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, तो हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। अब एक मात्रिक स्वर होता कौन कौन है, ओ, हर्षई और हर्षऊ, और हर्षई और हर्षऊ, ये एक मात्रिक स्वर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं, जिसमें एक मात्रा का, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। और अगर कहेगा दो मात्रिक स्वर, स्वर है, दो मात्रिक स्वर है, तो दो मात्रा का स्वर, दो मात्रा का समय लग चाहिए, दो मात्रा का समय जिसके उच्चारण में लगता है वो दो मात्रिक स्वर होते हैं, और इसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, इसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, ये होते आ, दीर्घई, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ, औ, अ। ये जो होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। आप लोगों को कुछ और इसमें आ सकता है, या तो दीर्घ स्वर लिखने की आ जाएगा, या ये आ जाएगा,
कि निम्न में से कौन दो मात्रिक स्वर है? निम्न वर्णों में से कौन दो मात्रिक स्वर है? तो ये वर्ण में से कोई एक आ जाएगा, इसको लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है घुमा घुमा के कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो अंतिम ध्वनि र किससे मिलकर बनता है? और आता है ना अंत में क्या रहता है? और आता है। ये कौन किससे हो गया? और मेरा क्या है? स्वर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पल के अधीन के लिए एक शब्द है, तो पल के अधीन, जो पल के अधीन के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो पल के अधीन यानी कि दूसरे पर अधीन रहता है, दूसरे पे आश्रित रहता है, उसको क्या कहा जाता है? पराधीन कहा जाता है। दूसरे का अधीन, पराधीन, दूसरे के अंदर रहना। ठीक है, पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में योजक चिन्ह, आप लोगों को चिन्ह के बारे में पढ़ाए, उस चिन्ह को पूरा देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे। ये हम खाली नमूना आप लोग को दिखा दिए। निम्न में योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह कौन सा होता है जी? योजक चिन्ह थोड़ा सा हाइपन दिया जाता है इस ढंग से, ये योजक चिन्ह होता है। दो शब्दों को जोड़ता है, ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? अब ये जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? ये किस वाक्य का उदाहरण है, इसको देखना है आपको। तो किसका उदाहरण है ये? जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जो लड़का अच्छा होगा वही परिश्रमी होता है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान, समान मतलब हुआ एक ही उधर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द, तो एक ही उधर से जन्म लेने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा? सहोदर। सहोदर का जो जन्म होता है वो एक ही उदर से होता है, एक ही पेट से होता है। ए है, ये अग्र स्वर है। उसमें कितने हैं? तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर, उसमें यानी कि इसको बोलिएगा तो मुंह से हवा गर्म निकलेगी, ये उसमें हो गया। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये भी चार है, अक्षर, स्वर और अग्र स्वर वर्ण। अग्र स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? हर्षई, दीर्घई, ए ऐ। ये स्वर के भेद हैं, ये स्वर के भेद हैं। ठीक है,
ये जीभ के उच्चारण के आधार पे स्वर को जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है अर्ध स्वर, दूसरा हो जाता है आपका मध्य स्वर, जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारण जिसका होता है। जिन स्वर का उच्चारण जी के मध्य भाग से होता है उसको मध्य स्वर कहते हैं। इसका हो जाएगा ओ। फिर हो जाता है स्पर्श स्वर। स्पर्श स्वर यानी कि जी का पीछे भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है उसको स्पर्श स्वर कहा जाता है, जो होता है आ, हर्षऊ, दुर्गहू, ओ, औ, अ। ठीक है। ये जो आप लिखे इसको, ये किसके आधार पे है? ये स्वर के भेद हैं। ठीक है, किसके आधार पे है? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर के तीन भेद हो गए, अर्ध स्वर, मध्य स्वर और स्पर्श स्वर। अर्ध स्वर में हर्षई, दीर्घई, ए आए आते हैं। मध्य स्वर में ओ आ गया और स्पर्श स्वर में आ, हर्षऊ, दुर्गऊ, ओ, औ, आ गया। इतना डिटेल नहीं लिखा है कि इसको याद नहीं करना, इसको समझिए, सिर्फ इसको समझिए। ये आता है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं, ये आ जाए, इसमें से कोई एक दे देगा, आपको इसको चुनना है। इसमें आ जाएगा निम्न में से स्पर्श स्वर कौन से हैं, तो ये आ जाएगा, स्पर्श स्वर वाले आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आता आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो इसमें जो है आपका चार हो जाते हैं। ये कौन कौन? पहला होता है विपरीत स्वर। विपरीत, तो विपरीत यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुल जाता है उसको विपरीत कहते हैं। जैसे कि आ में पूरा मुंह खुल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? विपरीत। ठीक है। उसके बाद फिर होता है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में क्या होता है? मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है। जैसे कि बोलेंगे ओ, देखिएगा आधा खुलेगा, ओ, ए, औ, अ। ये आधा खुलने वाला है, यानी कि अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर। उसके बाद आते हैं अर्ध अर्ध सम्मिलित स्वर। अर्ध सम्मिलित स्वर में क्या होते हैं कि इसके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। इसके उच्चारण में मुख द्वार क्या होते हैं? आधा बंद रहते हैं। जैसे कि ए देखिए बंद है, ऊ बंद है। ठीक है। उसके बाद है समृद्ध। समृद्ध स्वर क्या क्या होते हैं? समृद्ध स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि इसके उच्चारण में मुख्य द्वार जो है लगभग बंद रहता है। जैसे कि हम बोलेंगे हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ। इसके उच्चारण में मुख्य द्वार जो है बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। ठीक है। अब है आपका ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। यानी कि ओठ से भी उच्चारण होता है स्वर का। उसकी स्थिति में क्या होती है? अगर ओठ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ विलित मुखी या गोलाकार नहीं होता है, विलित मुखी और गोलाकार नहीं होगा तो ऐसे अवृत मुखी कहा जाता है इसको, अवृत मुखी स्वर। तो अवृत मुखी स्वर में क्या होता है? बोल उच्चारण करते समय ओठ जो है ये गोलाकार नहीं होता है। ठीक है। यानी कि जैसे कि ओ में देखिए गोल नहीं होगा,
आ में भी गोल नहीं होगा। हर्षई, दीर्घई, ए ऐ। इसमें क्या होता है, ओठ जो है वृत्त मुखी या गोलाकार नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका वृत्त मुखी। जिस जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ओठ जो है वो वृत्त के समान हो जाता है, वृत्त के गोल एकदम। ठीक है। जैसे कि हर्षऊ, दुर्गऊ, देखिएगा ओठ गोल हो जाता है। हर्षऊ, दुर्गऊ, ओ, औ, आ। ठीक है। ये होता है वृत्त मुखी स्वर। ठीक है। ये एग्जाम में आता है क्योंकि आपके सिलेबस में है ये।